आज के इस विशेष दिन पर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी, मंच पर उपस्थित इस यूनिवर्सिटी की विमेन एम्पावरमेंट सेल की चेयरपर्सन डॉक्टर अंजलि खरे जी, मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित श्री नितिन अग्रवाल जी, जो कि युवा मंथन के साथ जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के हमारे अधिकारी श्री राम अवतार जी, और उन्हीं के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी मित्रों। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज आपके साथ मेरा मिलना हुआ है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ये महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, समानता पाने के लिए और सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार होने के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने वाली और इन सभी विषयों पर काम करने वाली ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कि ये देश की सबसे बड़ी व्यवस्था है जहाँ पे महिलाओं के हितों का विचार हो जाता है, और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ जुड़ना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश भर की सभी महिलाओं को मैं अच्छे तरीके से देख पाऊँ, उनके अधिकारों की रक्षा कर पाऊँ, ये इतना बड़ा काम मुझे यहाँ पे करने के लिए मिल रहा है। आज दूसरी एक और खुशी की बात है। आपको में भी ये लगा होगा कि एक कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्रित आए हैं, पर मुझे आपको ये भी कहना है कि कैंपस कॉलिंग ये जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग युवा मंथन के साथ कर रहा है, इस कार्यक्रम का आज देश का शुभारंभ आपके साथ हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि पूरे देश भर में, विशेषतः उत्तर प्रदेश में, हमारे 1000 यूनिवर्सिटीज़ और प्रमुख कॉलेजों में ये देश भर में कार्यक्रम होगा जो कैंपस कॉलिंग है, और उसका शुभारंभ हमने आज उत्तर प्रदेश से, मेरठ से किया है। आप देखिए कि आज आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि देश के करीबन 1000 विश्वविद्यालयों को और प्रमुख कॉलेजेस को साथ में जोड़ना, महिला सम्मान के लिए उन्होंने काम करना, इसके लिए देखना, महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाना, और सबने मिलकर आगे बढ़कर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना, इसके लिए आज मिलकर हमने चलना शुरू कर लिया है विश्वविद्यालयों के साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विद्यापीठ में आज इसका शुभारंभ हो रहा है। उसका कारण भी है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम है, सुभारती का नाम है, तो ऐसे जगह पे क्या हो सकता है, तो इसी जगह से ये शिक्षा शुरू हो जाएगी कि अगर हमारी देश की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, सम्मान देते हैं, तो सिर्फ परिवार नहीं, हमारा पूरा देश आगे बढ़ता है। हमारा देश हमारी महिलाओं को सम्मान देने के लिए अग्रसर भूमिका कर सकता है, और ये शुरुआत आज आपसे हो रही है। इसलिए आज आपके लिए मेरे मन में एक बहुत बड़ी अच्छी जगह भी बन गई है। ये प्रोग्राम जो है पूरे देश को दिशा देगा, ये विश्वास मेरे मन में है। हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक आशा के साथ देख रहा है,
क्योंकि भारत का जो जन है वो युवा है, भारत का मन युवा है, भारत का सामर्थ्य, भारत के सपने, भारत का चिंतन और भारत की चेतना भी युवा है। और इसीलिए युवाओं के लिए हम बहुत मन में सपने पालते हैं। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा हमेशा के लिए आधुनिकता का स्वीकार कर लिया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन का भी स्वागत किया है और भारत तो वो है कि जिसमें प्राचीनता में भी नवीनता है। हम अपनी प्राचीनता को साथ में लेकर चलते हैं, पर हम नवाचार को भूलते नहीं है और इन्हीं नवाचार को लेते हुए हमारा जो युवा है वो आज सामर्थ्यशाली है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया? जब मेरी नितिन जी के साथ बात हो रही थी तो मैं उनको कह रही थी कि आज विश्व का सबसे युवा देश अगर कोई है तो वो भारत है। और आज विश्व का सबसे युवा देश होने के साथ साथ मुझे आपको ये भी कुछ कहना है कि 2036 साल में हम जो युवा आज भी है उस युवा एज का हमारा पीक आ जाएगा और वो जो 2036 का पीक है वही फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जाएगा, पर वो पीक ही है। वो सबसे विश्व का युवा देश तो हम ही है। और 2050 तक जब हमने ये कहा है कि आज़ादी का जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो भारत दुनिया का सबसे सामर्थ्यशाली देश होगा और भारत दुनिया का विश्व बंधु होगा। ये विश्व बंधु बनाने के लिए ताकत किसकी बढ़नी चाहिए? तो वो ताकत बढ़नी चाहिए हमारे देश की युवाओं की। उनको हमने ध्यान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये ताकत बढ़ेगी। तभी ये युवा, आज का जो युवा है वो 2050 में देश को सामर्थ्यशाली बनाएगा, सब बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि युवा ही हमारे देश के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते बनाएंगे। रिवॉल्यूशन से लेके इवोल्यूशन तक, सेवा से समर्पण तक, परिवर्तन से पराक्रम तक और सहयोग से सुधार तक, परंपराओं से विस्तार तक, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें देश के हमारे युवा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया हो। और हम जो देखते हैं युवा को उस नज़र से देखते हैं। अब जो युवा हमारे लिए इतना प्रीशियस है, इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारी देश की धड़कन है, उन युवाओं को अगर अच्छे तरीके से तैयार करना है तो हमें सब मिलकर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं आगे चल के जाऊंगी, मैं ये भी कहूंगी कि जब भारत को आज़ादी के लिए क्रांति की ज़रूरत होती है तो फिर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक युवा इस देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भारत को स्पिरिचुअलिटी की बात हम करते हैं तो हमें सबसे पहले श्री अरबिंदो जी को हम याद कर लेते हैं। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान से फिर पाने की आवश्यकता होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा युवा एक भारत को विश्व के सामने खड़ा कर देता है और विश्व को भारत के साथ लेकर जागरूक कर देता है। ये हमारी युवाओं की ताकत है। अब आप मुझे बताइए कि इतना सामर्थ्यशाली जो हमारा युवा है, अगर उनके लिए अगर जो कानून की बात आती है, अगर हम उनके लिए बात नहीं करते हैं तो कैसे चलेगा? और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आज का भारत योजना में जो है, योजना को यथार्थ में बदलने के लिए तैयार है, नीति को निर्माण में और संकल्प को सिद्धि में बदल रहा है। बीते 10 साल हमने संकल्प से सिद्धि लेकर ही तो हम आगे बढ़े हैं, इसीलिए तो आज इतना अच्छा भारत हमें दिख रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी और मेरे ओरिजिनल मूल जो विषय है उसके लिए मैं शुरुआत करूंगी। पिछले जो 10 साल है इसमें हमने बहुत बदलाव हमने कर लिया है।
इसीलिए तो आप देखिए कि जो भारत 10 साल पहले खुले में शौच के लिए लगभग पूरे देश जाता था, आज खुले में शौच बंद हो गया है। ये कमाल केवल भारत के नागरिक ही कर सकते हैं, संकल्प के साथ चलते हुए। और उसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भारत में 10 साल पहले आधे से भी ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते थे, आज हर एक के बैंक अकाउंट बन गए हैं और हर एक आज उसी के साथ लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत ने हमारी जो देश की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं और माताएं हैं, उन्हीं माताओं को जो धुएं से मुक्त करते हुए रसोई का जो गैस है, वो गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हुए आज आप देखते हैं कि हमारा देश आज धुएं से मुक्ति पा चुका है। देश का जो आत्मसम्मान है, देश की जो धड़कन है, इस देश की महिलाएं, उन महिलाओं को स्वास्थ्य में बहुत अच्छे तरीके से रखने में हम आगे बढ़ चुके हैं। यही तो बात है जो संकल्प से सिद्धि को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमें इन सभी चीज़ों को लेते हुए अपने विकसित भारत का हमें निर्माण करना है। और इस विकसित भारत के लिए हमारी युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा युवा चारित्रवान होता है, हमारा युवा बहुत ही ऊर्जित होता है, हमारा युवा अपने क्रिएटिविटी के साथ चलता है और हमारा युवा देश की महिलाओं को रक्षा करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अग्रसर होता है, तो हमारे प्रगति के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। पर हमारे युवाओं को वो भी बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से युवा आगे भी बढ़ रहा है, उसी तरीके से हम नए नए समय पे नए नए प्रश्न हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और ये जो प्रश्न है, ये समय के साथ अलग अलग आ रहे हैं। हम सबको इन प्रश्नों का हल भी ढूंढने की ज़रूरत है। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में हमेशा हमारे देश ने महिलाओं को सम्मान दिया है। इतना ही नहीं, मैं आगे चल के ये भी कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को सम्मान नहीं है, हमारे देश में उस महिला को देवी का रूप माना है। क्यों माना है देवी का रूप? क्योंकि हमारे देश की ये धारणा है कि महिलाएं तो समानता के साथ चले, पर इस समानता के साथ साथ हमारी देश की महिलाएं विशेष है, इसीलिए इनका सम्मान करें, विशेष सम्मान करे, इसीलिए वो देवता है। उसका कारण ये है, आप देखिए महिलाएं कैसी सोचती है, एक साथ अनेक विषयों को सोचती है। जब देश की महिलाओं की बात आती है, आप सब मेरे सामने जो बैठी हुई है, ये सभी महिलाएं करियरिस्टिक महिलाएं हैं। आपकी तरफ अगर हम देखते हैं तो आप बताइए, आप कितने काम एक साथ करते हैं। सुबह उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत आज क्या नाश्ता बनाना है, बच्चे को स्कूल में भेजना है, उसका टिफिन बनाना है, उसको कुछ क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिविटी उसकी स्कूल में थी वो पूरी हुई कि नहीं वो देखना है। उसी के साथ साथ पति को भी थोड़ा बहुत देखना है, टिफिन विफिन अगर दे सकते हैं तो देता है। खुद को तैयार होना है, ऑफिस में जाके तैयारी करनी है, जाके आपको कुछ प्रेजेंटेशन देने हैं, वो मन में विचार चल रहे हैं, एक तरफ खाना बन रहा है, टिफिन भरना है, और ये सब कुछ करते हुए आज ड्राइवर नहीं आया तो मैं कैसे जाऊँ ऑफिस में, ये भी मैं सोच रही हूँ। और ये सब कुछ सोचते हुए मैं 10 बजे के पहले मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ। ये केवल और केवल नारी कर सकती है, महिला कर सकती है, इसीलिए वो विशेष है, इसीलिए वो देवी का रूप है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं बोलते हैं देवी मत बनाओ, सम्मान दे दो। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भैया देवी वो इसीलिए है कि उसके पास ये गुण है, इसीलिए वो देवी है, वो सम्मान उसके लिए हमेशा रहेगा। और जब हम वो सम्मान पाते हैं तो समानता की बात तो उसके पहले आती है। हम समानता भी देंगे और उनके महिलाओं का जो विशेष गुण है हम उसकी सम्मान भी करेंगे, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। पर जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो हम ये भी सोचते हैं
कि जो रथ चल रहा है, इस रथ के पहिए तो एक नहीं है, 2 पहिए हैं। रथ के दोनों पहिए ठीक तरीके से चलने चाहिए, तभी वो रथ दौड़ेगा। स्त्री पुरुष समानता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग भेद न होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिंग भेद विरहित समाज को निर्माण करना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे सब विषयों को हम साथ में लेकर चलते हैं। तो जब महिलाओं को हम इतना सम्मान देना चाहते हैं, देश के प्रगति में महिलाओं की प्रगति आपको सभी को याद होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि मैं समाज की प्रगति को कैसे मापता हूं, तो उस समाज में महिलाओं का स्थान क्या है, उनको कितना सम्मान मिल रहा है और उन महिलाओं की प्रगति कितनी होती है, उसके ऊपर उस देश को, उस समाज को मैं आंकता हूं, मैं मापता हूं। आप देखिए कि देश के समाज का प्रगति का मापदंड क्या है, तो महिलाओं को सम्मान कैसे मिल रहा है, उनकी प्रगति कितनी हो रही है, उनको कितने अवसर मिल रहे हैं, उनको कितनी समानता मिल रही है, उसी के ऊपर वो प्रगति का मापदंड उन्होंने तय किया था। और इसीलिए अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं ने सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं दूसरी बात आप सभी को यह भी कहूंगी कि आप देखिए, हम जो देश की बेटियां हैं वो अपने आंगन से लेके अंतराल तक आज बहुत अच्छे तरीके से विहार कर रही है, काम कर रही है। हम कोई भी यहाँ पे हो, भले हम करियरिस्टिक है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हम हमारे परिवार को भी चाहते हैं, हमारे घर के आंगन को भी हम चाहते हैं, उस आंगन से हम दूर नहीं होना चाहते। इसलिए तो आज हम वंडर वुमन हैं। मैंने जो पहला वर्णन किया, ये सब कुछ हम करते हुए अपने बच्चों को ठीक से संस्कार देते हैं, करियर में हम टॉप में रहते हैं और अपने घर को संभालते हुए, करियर को संभालते हुए एक समृद्ध स्त्री के नाते हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंगन है, हमने वो आंगन नहीं छोड़ा है, पर उस आंगन से हम जब निकलते हैं तो हम अंतराल तक जाते हैं। रास्ते में जेट फाइटर लगते हैं, रास्ते में रेलवे चलानी महिलाएं आ जाती है, जेट फाइटर उड़ाने वाली महिला आ जाती है, वहाँ तक कि इसरो का जो हमारा मंगलयान की जो मुहिम हुई है, अगर उसको सफल किसी ने किया है तो वो केवल हमारे देश की महिलाओं ने किया है। और आज शानदार हमारी वैज्ञानिकों के रूप में वो सामने आ रही है। और अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं तो हम ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे थे, जिसके बारे में हमारी देश की 2 बेटियां सामने आते हुए सब पूरे देश के साथ बात कर रही थी। ये है हमारे देश की बेटियां। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो आंगन से लेके अंतराल तक है। ये काम जब हम अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, पर कभी कभी थोड़ी सी कुछ बाधाएं आ जाती है, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है कि महिलाओं को काम करने में कठिनाई होती है। आज हम ये भी देखते हैं कि जब वो महिला कामकाजी महिला है, वर्किंग महिला है, तो उनको कभी कभी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का सामना करना पड़ता है। और फिर उसको ये लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, ताकि मुझे अगर अच्छा वातावरण मिलता है तो मैं और अच्छा काम कर पाऊंगी। इसके लिए महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून बन गया है और हर जगह पे पॉश का ट्रेनिंग भी चल रहा है। आपके यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि देखिए इस मंच पे कौन बैठा है। आपकी यहाँ की जो बहन है खरे जी, जो कि आपकी विमेन एम्पावरमेंट सेल की अध्यक्षा है, वो यहाँ पे बैठी है। ये सम्मान है, ये सम्मान सिर्फ इनका नहीं है, ये सम्मान आप सभी का है। पर कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि जब काम करने का समय आता है, जो आईसी बनी है इंटरनल कमेटी के लोग काम करने के लिए बहुत तैयार नहीं होते हैं। एक तरफ महिला सम्मान की बात करनी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कैसे चलेगा ये? हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हमें अच्छा काम करना है तो हमें कानून के बारे में अच्छी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। कितनी बार आधी अधूरी जानकारी होती है और हम डरते हैं।
मुझे आप सभी को आग्रहता के साथ ये कहना है कि इस कानून की जानकारी आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पास ज़रूर रखिए। पॉश की जो जानकारी आपको होनी है, उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। मुझे आपको एक बात ये भी कहनी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है वो कोई पुरुषों के विरोध में नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कितनी बार जब सहकारी दोनों काम करते हैं, पुरुष भी आईसी में होते हैं पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या करना है बोलते हैं, हमारे खिलाफ ही सब बात चल रही है तो क्यों करेंगे। एक में भी मन में ये हो सकता है। मुझे आप सभी को आग्रहता के साथ कहना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, जो आपकी आईसी है, ये जो पॉश का ट्रेनिंग है, इनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये कानून पुरुष विरोधी है। हमारे हर एक जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल है। वो जेंडर नहीं देखते, जो गलत है उसको वो सजा देते, और जो गलत कंप्लेन करता है, अगर कंप्लेन करने वाली महिला है और वो गलत कंप्लेन करती है तो उसको भी कानून ने सजा का प्रावधान रखा है। इसके बारे में हमें कितने जानकारी है? पुरुषों को लगता है महिलाओं के लिए कानून बना है, हमने क्या करना, हमारे खिलाफ है। महिलाएं कहती है कि मैं क्यों किसी की इंक्वायरी करूं, वो तो मेरा बॉस है, मेरा तो सहकारी है। अगर मैं इंक्वायरी करती हूँ तो मेरी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी या मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, मैं क्यों करूँ। मुझे आपको ये भी कहना है कि अगर आपके सामने, आपके कमेटी के सामने अगर ऐसी कोई इंक्वायरी चलती है तो आपको कानून का संरक्षण है। आपका कोई बॉस, आपका कोई सहकारी इस विषय के लिए आपको तकलीफ नहीं दे सकता, पर ये जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी नहीं है तो कैसे हम काम कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ आपको समयबद्ध तरीके से आपके पास जो भी कंप्लेंट्स आती है उसका हियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आईसी का सभी का ये काम बनता है कि आपका जो कॉलेज है, आपका जो विश्वविद्यालय है, वो भय मुक्त रहे, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उसका सामर्थ्य हो, उन्होंने वो व्यवस्था करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी भी उस आईसी की है। और आगे चल के मुझे ये भी कहना है कि जो आपकी आईसी है, इंटरनल कमेटी, इस इंटरनल कमेटी को आपको अपने क्षेत्र के न्यायिक अधिकार है, आपके पास जुडिशल पावर है। अगर आपके विश्वविद्यालय की अगर वो कमेटी है तो उस कमेटी को विश्वविद्यालय के लिए उनके पास न्यायिक अधिकार है। जो निर्णय आपकी आईसी करती है वो निर्णय प्रशासन के ऊपर बाध्य है। आप जाके पूछ नहीं सकते हैं कि हमने ऐसा निर्णय, क्या हम करें, वो दोषी है, क्या हम उसको दोषी ठहराए, क्या सजा के रूप में उसका इंक्रीमेंट हम कम कर दें, या आपने जाके किसी को पूछना नहीं है। ये निर्णय आपका है और ये निर्णय करने के लिए आपको उसी क्षेत्र की न्यायिक अधिकार आपके पास है। जब इतना कानून ने आपको संरक्षण दिया है तो क्या मुझे आप बताइए कि आप अच्छा काम नहीं करोगे? मुझे आगे चल के अपेक्षा है कि आप इस विषय में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करोगे। आपकी आईसी बहुत अच्छी काम करेगी। और सर, आपको भी तो पता है कि यूजीसी ने भी इस विषय में कुछ गाइडलाइंस बनाई है। आपके आईसी में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी समावेश होना ज़रूरी है, ताकि अगर स्टूडेंट के साथ कोई छलावा होता है, उस लड़की को, लड़के को अगर तकलीफ होती है तो उनका भी आवाज़ रेस करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व उस आईसी में है। तो इसके लिए हम सब लोग ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे मुझे आपको बताना है कि पॉक्सो कानून है और पॉक्सो कानून के बारे में हमें सभी को जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि 18 साल के जो बच्चे हैं उनका संरक्षण करने का काम पॉक्सो कानून करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक बात आप सभी को मुझे आग्रहता के साथ कहनी है कि जब करियर बनाने का समय है, जब अभ्यास करने का समय है, उसी समय पे अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो मैं भी आपका अपने अभ्यास के ऊपर का ध्यान कम हो सकता है। और उसी के साथ साथ कभी कभी जब आप नाबालिग हैं
उसी समय से आपसे कुछ अगर गलतियां होती है तो वो गलतियों के लिए भी आपको बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो कितनी बार हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे नाबालिग है, 18 साल के नीचे है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि पोक्सो एक्ट क्या है, वो एक्ट किस तरीके से काम करता है, और पोक्सो एक्ट में अगर गलती हो जाती है तो सज़ा भी बहुत सख्त है। उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और जब जानकारी होती है तो लड़का कहता है या लड़की भी कहती है, हमें तो ये पता ही नहीं था। यहाँ पे हमारे अनेक अनेक टीचर्स भी बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं को आग्रह करना चाहूँगी कि बच्चों के तरफ सबसे ज़्यादा समय, उनको समय देने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए अगर कोई बहुत सही समय है तो हमारे 12 से 18 तक के साल के जो हमारे बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके साथ हमारी ज़रूर बात होनी चाहिए। उनके साथ जब बात होती है तो स्वाभाविक रूप में उनके करियर के बारे में बात होती है, अभ्यास के लिए बात होती है। उन्हीं के साथ साथ जो भावनाएं उनके मन में आ रही है, उन भावनाओं के लिए भी बात हो जाती है। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या केयर करनी है, इसके बारे में भी बात हो जाती है। कितनी बार बच्चे आकर्षण को, भावनाओं को प्यार समझ के बैठते हैं। हमें ये जो अंतर है वो उनको बहुत खूबी के साथ, उनकी भाषा में, उनको ठीक लगेगा इस तरीके से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उनको बुलाते हैं और अगर हम उनको उपदेश करते हैं तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि उनको अच्छा लगेगा, उनकी भाषा में हम उनको कैसे कह सकते हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार केवल कानून पता नहीं है, इसी वजह से गलतियां भी हो जाती है और उसकी कीमत भी बहुत भारी तरीके से चुकानी पड़ती है। इस विषय में भी मेरे बाद वाले जो वक्ता है वो आपके साथ बात करेंगे। पर मैं आग्रहता के साथ आप सभी को कहूँगी कि ये जो 2 कानून हैं, एक पॉश का है, एक पोक्सो का है, इसके बारे में हम कॉलेज के सभी जो हमारे टीचर्स है, स्टाफ है, इनको तो पता होना चाहिए, पर विशेष रूप से स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। मैं हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बात और कहूँगी कि आपका ये जो समय है, ये समय आपका बहुत अच्छा करियर बनाने का समय है। इसके बारे में भी तो आपको जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है। जो बात पहले मैंने आपके साथ करी थी कि भारत का भविष्य बनाने वाले आप हैं, तो ये भविष्य बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी तो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कितने बार हमें ये लगता कि मुझे तो ये करना था, पर हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए कोई तो कुछ नहीं करता है। पर सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ जानकारी मैं आपके सामने वो भी रखना चाहती हूँ। अब देखिए, हमारे पूरे देश में स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलता है। ये सभी के लिए, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं उस सेक्टर में आप स्किल्ड हो सकते हैं। अभी तक 1.5 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा युवाओं को हमने स्किल इंडिया का हमने प्रशिक्षण दिया है, युवा कौशल प्रशिक्षण हमने दे दिया है। इंडस्ट्री द्वारा 10 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत उनको इंटर्नशिप मिली है, जिन बच्चों को 3,000 करोड़ रुपए अभी तक स्टाइपेंड के लिए दिए गए हैं। मैं आपको ये इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा एक प्रोग्राम चलता है, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है। और देखिए कि 3,000 करोड़ रुपया स्टाइपेंड देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज युवाओं को कौशल भी मिल रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करने का अवसर भी मिल रहा है, उसके साथ साथ स्टाइपेंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। 10 लाख युवाओं को इस 10 साल में अभी केंद्र में जॉब मिल चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ,
ये आपको ऑफिशियल आंकड़े आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा कि लगभग हर महीने में कोई न कोई प्रदेशों में इन बच्चों को जॉब कार्ड देने के प्रोग्राम्स होते हैं। अभी तक 10 लाख युवाओं को नौकरी के साथ केंद्र ने जॉब दिया है। आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय है। हम 4 दशक तक बात करते रहे कि हमारी देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको बदलना चाहिए, पर वो 4 दशक 40 साल तक नहीं हो पाया। अब हमारी शिक्षा नीति बदल गई है। कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनको इसके बारे में पता है? एक बार हाथ थोड़ा खड़ा करिए कि जो कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदल चुकी है, इसके बारे में आपको पता है। मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि इस बारे में आप पढ़िए, आप जान लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी अच्छी है जो आपको आगे बढ़ने का और पढ़ाई लेने का, अच्छे तरीके से पढ़ाई लेने का अवसर प्रदान करती है। आपको अपने लैंग्वेज में सीखने का अवसर प्रदान करती है। जहाँ पे आप जो चीज़ें चाहते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल एजुकेशन हो, उसमें आपको पढ़ने का अवसर देती है। ऐसी अनेक अनेक चीज़ें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं। मैं आप सभी को आग्रह करती हूँ कि वो आप ज़रूर पढ़ें। आज आप देखिए कि हमारे देश में हम किस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ गए हैं। अब ये हमारे इसमें हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए आज ऑन एन एवरेज रोज देश में 2 कॉलेजेस नए खुल रहे हैं। ऑन एन एवरेज देश में रोज 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं और उसी के साथ साथ हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है जो अलग अलग विषयों को लेकर चल रही है। मुझे आप बताइए, ये क्या कम है हम सबके लिए पढ़ने के लिए? आज आप देखिए, इसके पहले ये स्थिति होती थी कि अगर आपको पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश के लड़कों को, लड़कियों को लखनऊ जाना पड़ रहा था। आज आपके गांव के पास, आपके जिले के पास, आपके करीब आज यूनिवर्सिटीज खुल रही है, तो आप अपने जगह पे आप पढ़ रहे हैं। और अब पढ़ने के लिए सभी अवसर है। आपको कॉमर्स करना है, आपको साइंस करना है, आर्ट्स करना है, फाइन आर्ट्स करना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, आपको BBA करना है, कुछ भी करना है, वो आप यूनिवर्सिटी आपको वो अवसर दे रही है। आपके घर के पास आज यूनिवर्सिटी आ रही है, बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ मुझे आपको ये भी कहने हैं कि हमारा देश का भविष्य जो युवा है, उस युवाओं ने आज 3 लाख स्टार्टअप नए बन चुके हैं और इसमें से अनेक अनेक यूनिकॉर्न है जिन्होंने हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को बहुत अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है। यह अवसर इस देश के युवाओं को मिल चुके हैं। और मुझे आपको ये भी कहना है कि आप देखिए, ये जो लास्ट 10 साल है, इस 10 साल में हमें क्या मिला? इसके पहले हमारे पास बहुत कम IITs होते थे। सर, मुझे आपको ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमारे देश में 1, 2, 5, 10 नहीं, 23 IITs खुल गए हैं। जो बच्चा गांव का भी है, बड़े शहर का है, मेट्रो का है, छोटे शहर का है, उन सभी के लिए अवसर मिल रहा है। 23 IITs खुल गई है। और उन्हीं के साथ साथ जो IIM है, उस IIM जो है वो 21 IIM हमारे देश में बन गए हैं। 10 साल पहले वो 10 भी नहीं थे, आज उसके बाद वो 21 बन गए हैं। और उसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका सभी का सपना होता है कि आप देश की मेडिकल सेक्टर में सबसे बड़ी संस्था एम्स के साथ हम जुड़ पाए। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे देश भर में हमारे 23 एम्स बन गए हैं। लगभग हर प्रदेश के बच्चे को अपने प्रदेश में एम्स में पढ़ना आसान हो गया है। उसके लिए उनको सिर्फ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आज ये अवसर हमें मिल रही है। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लगभग
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। हमारे लिए यह अवसर है। अब आप मुझे बताइए कि जब इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं, हर जगह पे आज का स्टूडेंट बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, अगर वो स्टूडेंट कानून के बारे में भी जानकारी लेता है, हमारे कॉलेजेस, हमारे विश्वविद्यालय इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं, तो आप मुझे बताइए, अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो कानून की जानकारी लेने के बाद वो गलती कभी नहीं हो सकती। और इन सब चीज़ों को लेकर हमारा जो स्टूडेंट है वह आगे बढ़ सकता है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। यूँ तो चल रहे हैं वर्षों से, पर जो हो रहा है अब वो आगाज भी युवा है। ये समय सपनों के विस्तार का है, ये समय सपनों के विस्तार का है, परिवर्तन के अंगीकार का है, प्राचीन परंपराओं को थामने का भी है और नए विचार को स्वीकार करना भी है, नए विचार के स्वीकार का भी है। अब मुझे बताइए कि हमारा देश का युवा अगर इस तरीके से चलता है तो उनको कौन रोकेगा? उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई उनको टोकेगा भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे देश की नारी शक्ति के लिए भी बात करनी है। जो मैंने कहा था कि आंगन से लेकर अंतराल तक वो काम कर रही है, आज वो फाइटर जेट चला रही है, आज वो हमारे रेलवे चला रही है। बात इतनी ही नहीं है, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हमारे यहाँ उस पथ संचलन जो होता है उसका नेतृत्व भी वो कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भी देखने वाली वही है। और मुझे तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना है, कैसी है हमारे देश की नारी शक्ति। परसों ही 12th के रिजल्ट आए और इस 12th के रिजल्ट में चंडीगढ़ की हमारी एक बेटी जिसका नाम है काफ़ी, वो काफ़ी फर्स्ट आई है। मार्क्स मिले हैं करीबन 95.7%। तो आपको लगेगा कि काफ़ी ऐसी क्या बात है कि आप उसके लिए बात कर रहे हैं। ये हमारे देश की ऐसी बेटी है कि जिसके लिए जीने के लिए कोई भी नहीं बचा था, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था और ऐसे बेटी ने 12th के एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, ये मैंने कहा था, वो क्या था? तो जब काफ़ी बहुत अच्छी थी, पर जब वो छोटी थी तो उसका जो बाजू वाला रहना कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया और काफ़ी एसिड विक्टिम बन गई। उसका पूरा चेहरा खराब हो गया, पहचानने के बाहर हो गया, शरीर खराब हो गया और उसमें उसकी आंखें भी चली गई। अब आपके पास चेहरा बचा नहीं, शरीर बचा नहीं, आंखें चली गई, तो आपका कोई दोष नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि अब मैं क्यों जीऊं, पर काफी ने ये कहा कि भरे मेरे साथ कितनी भी जातियां हो जाए, मैं हारूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और उस लड़की ने ब्रेल भाषा में काम करना शुरू किया और उसी के साथ वो चली और आज काफी ने 96% मार्क मिले हैं। ये है हमारे देश की बेटियां जो इस देश को चला रही है, आगे बढ़ रही है। उन देश के बेटियों का भविष्य हमें सुरक्षित करना है, सम्मानित करना है और इसीलिए हमने उनको बहुत ध्यान देने की तरफ ज़रूरत है। उनको सुरक्षा देने की, एक सम्मानजनक वातावरण देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे आपको एक ही बात कहनी है कि आप देखिए कि जब आज इस विश्वविद्यालय का युवा ये विचार करेगा, मैंने आज यहाँ पर देखा, आज मेडिकल के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, अन्य स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चल रही है। मैंने आज यहाँ की क्रिएटिविटी देखी है, सभी विधाओं को मैंने देखा है, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो, हर जगह पे आप आगे ही आगे हैं।
इतना शानदार काम करने वाला कॉलेज ये है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके पास आई, जल्दी जल्दी आई, पर मेरा मन अभी भी, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, पर मेरा मन अभी भी आपके यहाँ जो आपका स्टूडियो है वहीं पे मेरा मन है कि बच्चों ने कितनी सुंदर क्रिएटिविटी के साथ चीज़ें बनाई है। जो हुनर आपके पास है, जो कला आपके पास है, जो सोच आपके पास है, ये बहुत बड़ी है। और मुझे ये भी पता है कि हमारा विश्वविद्यालय इस विषय में अग्रसर रहते हुए ये 1000 विश्वविद्यालयों में जो कार्यक्रम हो रहा है और कॉलेजेस में, इसका प्रतिनिधित्व आप करेंगे। आप कहेंगे कि वो हम हैं जिन्होंने इस 1000 कार्यक्रमों की शुरुआत करी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बार हम यहाँ पे आए हैं, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है, थाम लिया है। अब ये हाथ हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपका हाथ हाथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो टीचर्स हैं, इनके लिए नेशनल वुमेन कमीशन की अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नितिन जी आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, पर हम मिलते रहेंगे, हर महीने मिलते रहेंगे, हर महीने बात करते रहेंगे, हर महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को लेते हुए अपने देश की युवाओं को आगे बढ़ने की बात हम ज़रूर ज़रूर करेंगे और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे आखिर इस चरण में आपको मैं इतना ही कहूँगी कि आज जब हम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में हम सभी लोग हैं, तो मेरे सब युवा साथियों को मैं इतना ही कहूँगी कि आप होनहार हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हीं विषयों के साथ आगे चलते हैं तो बस सब लोग यही कहेंगे कि उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती। मेरे विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए पूरा उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, तेरे नाम से पहचानी जाएगी सुभारती, तेरे नाम से पहचानी जाएगी सुभारती। ये देश है पुकारता, ये देश है पुकारता, पुकारता माँ भारती, पुकारता माँ भारती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों के साथ हम सब लोग, जो हमारा नेशनल वुमेन कमीशन है, आपका धन्यवाद करता है। और मेरे इस भाषण की जो इसको मैं पूरा करूँगी एक शपथ के साथ। आप सभी को मैं आग्रह करूँगी कि आप अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए और लैंगिक संवेदनशीलता हेतु आप ज़रूर ज़रूर ये संकल्प करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1000 विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अग्रसर रहने वाले आप लोग हैं। अगर आप संकल्पित होते हैं तो आपके बाद दूसरा विश्वविद्यालय होगा, तीसरा होगा, 10वां होगा, 100वां होगा और 1000वां भी होगा। पर आगे कौन चलेंगे? तो आप चलेंगे। आप सभी लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर है और आप सभी लोग इसी को आगे लेकर चलेंगे। इसलिए मैं आप सभी को लैंगिक संवेदनशीलता हेतु एक संकल्प करने के लिए आग्रह करती हूँ। हम सब लोग हाथ सामने रखते हुए हम सभी लोग संकल्पित हो जाएंगे। मैं आपको एक एक लाइन बताती हूँ, आपने वो मेरे पीछे दोहरानी है। मैं शपथ लेती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगी। मैं महिलाओं तथा अन्य सभी लिंगों के प्रति किसी भी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का विरोध करूंगी। मैं पॉक्स एक्ट के नियमों का पालन करूंगी और अपने संस्थान में एक सुरक्षित, संवेदनशील एवं सम्मानपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाने में अपना योगदान दूंगी। मैं
किसी भी दुराचार के प्रति मौन नहीं रहूंगी और आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाऊंगी। यह मेरा संकल्प है लैंगिक समानता और सम्मान के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में मैं योगदान दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।